Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th lecture number 67 future indefinite tense. Dear students, हमने सारे tenses active voice में कर लिए. एक्टिव वॉइस टेंसेस हमने पहचान देखी टेंस की, और उसके बाद उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिवाइस किया था, और उसी के अकॉर्डिंग हम उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते आए हैं. अब हमने आज करना है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहला टेंस, और इसके फिक्रे हैं पैसिव वॉइस में. सबसे पहली चीज हमने ये पहचानना है कि ये पैसिव वॉइस फिक्रा है या एक्टिव वॉइस फिक्रा है, क्योंकि वो जो पहचान हम पहले कर चुके हैं कि फिक्रे के आखिर में गा है, गे है, गी है आएगा, बिल्कुल वही है. एक्टिव वॉइस की फिक्रे के आखिर में भी गा, गे, गी आता है, और पैसिव वॉइस के भी गा, गे, गी आता है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको एक्टिव वॉइस के रूल से ट्रांसलेट करना है या पैसिव वॉइस के रूल से? तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, पहचानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. उर्दू फिक्रे में पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस है तो भी उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी आएगा, लेकिन एक्टिव वॉइस के बरक्स पैसिव वॉइस फिक्रों में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. एक्टिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें मौजूद होती हैं. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट मौजूद है. जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उर्दू फिक्रे को, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, फ्यूचर का टेंस है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे नया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं. उसके बाद हमने हेल्पिंग में लगाना है विल बी या शैल बी. एंड लेट मी रिमाइंड यू, शैल कहाँ यूज होता है? सिर्फ प्रोनाउन आए के बाद और प्रोनाउन वी के बाद. अगर प्रोनाउन आए है तो विल बी नहीं लगेगा, शैल बी लगेगा. अगर प्रोनाउन वी है तो स्टार्ट में शैल बी लगेगा. अदरवाइज बाकी सारे नाउन प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लगना है. शैल सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आई और वी की सूरत में लगेगा. तो वो नया सब्जेक्ट जो कि असल में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फिक्रे में सब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट को फिक्रे के शुरू में लिख के देते हैं, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं. इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल बी या शैल बी, और बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ये फर्क है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर फिक्रा है तो उसके आखिर में गा है, गे है, गी है आता है, और हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. अब अगर फिक्रा पैसिव वॉइस है तो पहली पहचान, सबसे पहली बात ये कि उस फिक्रे में काम हुआ हुआ है, जिसपे काम है वो मौजूद है, जिसने किया वो मौजूद नहीं है. यानी वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर मरीज को दवाई देगा, ये एक्टिव वॉइस फिक्रा है. यहाँ डॉक्टर है देने वाला, काम करने वाला, मरीज है जिसके ऊपर काम हुआ, और दवाई देना वर्ब है. यानी सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और हमारे पास वर्ब भी है. मरीज को दवाई दी जाएगी, गा, गी, फ्यूचर इंडेफिनिट है. मरीज है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, दवाई देने का अमल वर्ब भी मौजूद है, लेकिन किसने दी मौजूद नहीं है. तो ये फर्क आप करना जब सीख जाओगे तभी आप करेक्ट ट्रांसलेशन कर पाओगे. अब डॉक्टर मरीज को दवाई देगा, अगर एक्टिव वॉइस फिक्रा है डॉक्टर विल गिव मेडिसिन टू द पेशेंट, और अगर पैसिव वॉइस फिक्रा है मरीज को दवाई दी जाएगी, द पेशेंट विल बी गिवन मेडिसिन, या मेडिसिन विल बी गिवन टू द पेशेंट, द पेशेंट विल बी गिवन मेडिसिन. तो यहाँ पे द पेशेंट जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है. मरीज इधर भी ऑब्जेक्ट था, इधर भी ऑब्जेक्ट है. यहाँ ऑब्जेक्ट फिक्रे के आखिर में लिखा गया, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है. ये जो भी चीज मौजूद है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल है. अब अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आपके पास इंग्लिश फिक्रा इस तरतीब से बनेगा. सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लिखेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. अगर फिक्रा नेगेटिव है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि असल में ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, विल या शैल में से कोई एक. अगर यहाँ पे आई या वही है तो आप शैल लिखेंगे, अदरवाइज आप विल लिखेंगे. उसके फौरन बाद वर्ड ऑफ निगेशन नॉट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब बी, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो आप क्या करोगे? विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. आइए हम फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, और इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप मेरे साथ साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. ये एक्सरसाइज नंबर 55 है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में. सेंटेंस है, ये पार्सल वापस भेजा जाएगा. वापस भेजा जाना
वर्ब है, पार्सल ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसने भेजना है ये हमें नहीं पता है कि पार्सल वापस भेजा जाएगा। दिस पार्सल विल बी सेंट बैक। दिस पार्सल ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह रखा, विल बी हेल्पिंग वर्ब है और सेंड की थर्ड फॉर्म है, सेंड वापस भेजना, बैक। दिस पार्सल विल बी सेंट बैक। सेंटेंस नंबर 2 में तुम्हारे खत का जवाब दिया जाएगा। खत का जवाब होगा लेकिन पता नहीं कौन देगा। योर लेटर सब्जेक्ट है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लिखा है। विल बी हेल्पिंग वर्ब है, रिप्लाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यही हमने पढ़ा कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी या शैल बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव वॉइस में। योर लेटर विल बी रिप्लाइड। बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी। स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। स्पेस की कमी की वजह से चिल्ड्रन मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिखा है, आप इसको प्रॉपर लिखिएगा। स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। गंदम की फसल अप्रैल में काटी जाएगी। व्हीट क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड इन अप्रैल। व्हीट क्रॉप गंदम की फसल, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, हार्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन अप्रैल टाइम है। व्हीट क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड इन अप्रैल। स्कूल लाइब्रेरी के लिए म्यारी कुतब खरीदी जाएंगी। द स्टैंडर्ड बुक्स, म्यारी कुतब आला म्यार की स्टैंडर्ड बुक्स विल बी बॉट या परचेज्ड फॉर स्कूल लाइब्रेरी। द स्टैंडर्ड बुक्स विल बी बॉट और परचेज फॉर स्कूल लाइब्रेरी। किसानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन, ऐसा लोन जिसपे सूद नहीं है। इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी गिवन टू द फार्मर्स। इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी गिवन टू द फार्मर। पुल बनाने के लिए कर्जा दिया जाएगा। पुल बनाने के लिए सीमेंट दिया जाएगा, पुल बनाने के लिए सीमेंट दिया जाएगा। सीमेंट विल बी सप्लाइड टू बिल्ड द ब्रिज। सीमेंट विल बी सप्लाइड टू बिल्ड द ब्रिज। ब्रिज पुल है। सीमेंट विल बी सप्लाइड टू बिल्ड द बुश। तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। यू विल बी ग्रांटेड एडमिशन टू कॉलेज। डियर स्टूडेंट, एडमिशन ग्रांट किया जाता है, गिवन नहीं। एडमिशन ग्रांट किया जाता है, एडमिशन की परमिशन दी जाती है, और इन कॉलेज नहीं है, टू द कॉलेज, बिकॉज वी गो टू कॉलेज, वी गो टू स्कूल, वी डोंट गो इन कॉलेज, वी गो टू स्कूल। इंग्लिश में यहाँ प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होगी। यू विल बी ग्रांटेड एडमिशन टू द कॉलेज। यू विल बी ग्रांटेड एडमिशन टू द कॉलेज। सेंटेंस नंबर 9 है, इस साल 2 नए टैक्स लगाए जाएंगे। 2 न्यू टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड दिस ईयर। 2 न्यू टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड दिस ईयर। मुसाफिरों को कई सहूलतें फराहम की जाएंगी। द पैसेंजर्स विल बी प्रोवाइडेड विद, फराहम करना, प्रोवाइड, और इसके साथ प्रेपोजिशन विद लाजमी लगेगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद, द पैसेंजर्स विल बी प्रोवाइडेड विद मैनी फैसिलिटीज। द पैसेंजर्स विल बी प्रोवाइडेड विद मैनी फैसिलिटीज। मुल्क में ज़राई इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर ज़राई रिफॉर्म इस्लाहात, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड into the country. Agriculture reforms will be introduced into the country. मुल्क के अंदर into की preposition लगेगी। Agriculture reforms will be introduced into the country. नई सड़कें बनाने पर हजारों रुपए खर्च किए जाएंगे। Thousands of rupees will be spent on building new roads. Thousands of rupees will be spent on building new roads. चिड़ियाघर में कुछ नए जानवर लाए जाएंगे। Some new animals will be brought in the zoo. Some new animals will be brought in the zoo. तारिक की तस्वीरें नुमाइश में रखी जाएंगी। तारिक्स पिक्चर्स will be on exhibition. तारिक्स पिक्चर्स will be on exhibition. EXHIBITION exhibition. तारिक्स पिक्चर्स will be on exhibition. सदर की आमद पर बैंड बाजा बजाया जाएगा। The band will be played on the arrival of president. The band will be played, बजाना, play करना. The band will be played on arrival of the president. Dear student, this was all about future indefinite passive voice Urdu sentences, and we have translated them into English sentences. In this exercise, we have translated assertive sentences only. Inshallah, in the next lecture, we will translate negative and interrogative future indefinite passive voice Urdu sentences into English. You have to learn these by heart. रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पहचान होनी चाहिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।